गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 इमर्जिंग इश्यूज इन ईआरएम। सबसे पहले अपन इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर ये चैप्टर किस बारे में है। इमर्जिंग इश्यूज इन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब है? रेफर टू न्यू एंड इवॉल्विंग रिस्क that can impact organizations due to change in technology, society, environment और economics। यानी कि यहाँ इस चैप्टर में अपन क्या देखेंगे, अपन नई रिस्क के बारे में देखेंगे जिससे क्या होगा, इम्पैक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। और ये रिस्क कैसे अराइज होगी? ये रिस्क या तो आप चेंज कर रहे हो टेक्नोलॉजी में, उससे रिस्क अराइज हो सकती है। एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है, उससे ये रिस्क अराइज हो सकती है। या फिर इकोनॉमी में कोई चेंज हो रहा है तो उससे भी कोई नई रिस्क जनरेट हो सकती है। दीज इश्यूज रिक्वायर प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन। अब प्रोएक्टिव यानी कि आप पहले से ही अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप कंट्रोल्स को आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपका लॉस हो जाएगा। एंड मैनेजमेंट टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल रिसाइलेंस एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो इसमें आपको बता रखा है ताकि आप इन रिस्क को आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है, आप ताकि मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पहले से उसके लिए तैयार रहे जो भी नई रिस्क आ सकती है। अब इसमें कुछ एमसीक्यू लाइन्स है, उसको अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन अब टॉपिक रहेगा इसमें ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ईआरएम। ये सबसे पहले अपन को पढ़ना रहेगा, ठीक है। तब सबसे पहला पॉइंट है इसमें आपको दे रखा है, यानी कि जो भी रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा ग्लोबलाइजेशन ये सब हुआ, अब उससे भी रिस्क जनरेट हो सकती है, यानी कि उसकी वजह से भी आपके बिजनेस में रिस्क बढ़ी है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी में भी आप देख रहे हो हर दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है एंड सोशल एडवांसमेंट्स क्रिएट न्यू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ईआरएम। तो अगर आपके बिजनेस में आप यूँ समझ सकते हो जैसे कि एप्पल ने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने एआई फीचर अपने फ़ोन में लॉन्च कर दिया। अब अगर सैमसंग कंपनी ये फीचर लॉन्च नहीं करेगी अपने मोबाइल फ़ोन्स में तो आप देख सकते हो कि वो कंपनी धीरे धीरे उसकी सेल्स डाउन हो सकती है। तो इसलिए आप देख सकते हो रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए सही टाइम पर, अदरवाइज़ वो रिस्क कितनी सिग्निफिकेंट हो जाएगी आपको ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बता रहे कि ग्लोबल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल एडवांसमेंट्स क्रिएट न्यू रिस्क। ये सारे एडवांसमेंट्स हुए, उससे क्या हुआ, नई रिस्क क्रिएट हो गई और कई बार ये अपॉर्चुनिटीज़ में भी हो चुकी है फॉर ईआरएम। अगर आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर लोगे नई रिस्क क्या होती है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेगा। पहला पॉइंट इसमें दे रखा है इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिस्क, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस फेस इंटरकनेक्टेड रिस्क अक्रॉस रीजन्स एंड मार्केट्स। तो पहला पॉइंट इसमें आपको दे रखा अब ये सारे चेंजेस हुए तो उससे कहीं ना कहीं बिजनेस में रिस्क भी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फेस इंटरकनेक्टेड रिस्क अक्रॉस रीजन्स एंड मार्केट्स। अब ये कुछ लाइंस मैंने अंडरलाइन कर रखी है। ये लाइंस मैंने आपको अंडरलाइन करके क्यों दे रखी है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, ट्रेड टेंशंस एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ये किसका पार्ट है? रेगुलेटरी कंप्लायंस का, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिस्क, कल्चर, कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो ये आपसे एमसीक्यू में इस तरीके से पूछ सकते हैं, इसलिए जो लाइन से एमसीक्यू बन सकता है उसको मैंने अंडरलाइन करके दे रखा है ताकि आप वो पॉइंट ध्यान रखो वो किसका पॉइंट है। अदरवाइज आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेंगे जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, ट्रेड टेंशंस किसका पार्ट है, तो आपको एमसीक्यू टिक करना रहेगा। इसमें दे रखा है जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, ट्रेड टेंशंस एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस रिक्वायर प्रोएक्टिव ईआरएम स्ट्रेटेजीज, ठीक है। अब आप देख सकते हो जैसे कि ट्रेड टेंशंस यूएस और अदर कंट्रीज़ के बीच में आप देख सकते हो ड्यू टू टैरिफ, तो वहाँ एक तरीके से आप बोल सकते हो एक तरीके से ट्रेड बैरियर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपका बिजनेस में अगर आप पूरा एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से यूएस में तो ये टैरिफ की वजह से तो आप उस कंट्री में यूएस में तो आप सप्लाई कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या आपने उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बना रखी है? प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इसको ही बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ भी अकर होने से पहले आप तैयार रहो कि अगर कल को ये चांस कुछ हो भी गया तो आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर हो, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब कई ऐसी
कई ऐसी कंपनियां होंगी जिन्होंने पहले से ही स्ट्रेटजी बना रखी होगी कि भले टैरिफ यूएस इम्पोज कर दे किसी भी कंट्री पर उनके सप्लाई चेन में कोई इशू नहीं आएगी, उनका वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और जिन्होंने पहले से प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी नहीं बना रखी होगी उनका आप देख सकते हो कई कंपनी के हैवी सेल्स डाउन हो सकता है, ठीक है। सेकंड है रेगुलेटरी कंप्लायंस चैलेंजेस। अब ग्लोबलाइजेशन ये सब हो गया तो उससे क्या हो गया, मल्टीपल लीगल फ्रेमवर्क्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्री, सारे कंट्री के अलग अलग रेगुलेशंस है तो उसको कंपनी को फॉलो करना होता है। क्रॉस बॉर्डर कंप्लायंस को इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक बॉर्डर में आप देखोगे यानी कि हर कंट्री में अलग अलग कंप्लायंसेस है तो वहाँ आपको रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर आपने कल को कोई फॉल्ट कर दिया, कोई लीगल कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करे तो कई कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा आपको हैवी पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो अब आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये क्रॉस बॉर्डर कंप्लायंस किधर आता है, रेगुलेटरी में आता है, कल्चर एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिस्क। तो आपको एमसीक्यू में ये जो अंडरलाइन कर रखा है वो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा कौन सा किस में है, ठीक है, इसलिए मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है। थर्ड है कल्चर एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब आप देख सकते हो जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया तो उससे क्या हो गया, कल्चर डिफरेंसेस अफेक्ट रिस्क परसेप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग। हर एक कंट्री का अपना कल्चर होता है तो उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। ईआरएम मस्ट अडेप्ट टू डाइवर्स कम्युनिकेशन स्टाइल्स टू मैनेज रिस्क इफेक्टिवली। तो अब आप इसको कैसे आप इस बैरियर को कैसे आप रिमूव करते हो, या हर एक कंपनी का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास पॉइंट आता है पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल रिस्क। तो पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल रिस्क में क्या आता है, बिजनेस फेस रिस्क फ्रॉम चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी। मार्केट मूवमेंट्स आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय पॉलिटिकल एक्शंस रिक्वायरिंग ईआरएम फ्रेमवर्क्स टू एंटिसिपेट सच रिस्क। अब इससे एमसीक्यू आ सकता है चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी आर डैश रिस्क। आपसे पूछ सकते हैं ये कौन सा रिस्क है, एनवायरमेंटल रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क, कल्चर रिस्क। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी लाइन किधर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, फिफ्थ पॉइंट आता है एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट रिस्क। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट सप्लाई चेन रेगुलेशंस एंड बिजनेस मॉडल। कंपनीज मस्ट इंटीग्रेट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इनटू ईआरएम। तो आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर हो ये सब इसमें बता रखा है। सिक्स पॉइंट है डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। इसके लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉस होने चाहिए, रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी। बिजनेस मस्ट एंश्योर डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस अक्रॉस मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस। लोगों का जो आप जैसे अमेज़ॉन है उसमें कस्टमर का डेटा सेफ़ है या नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि अमेज़ॉन की वेबसाइट से कस्टमर का डेटा कोई दूसरी वेबसाइट चुरा ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट आता है मार्केट वॉलेटिलिटी। इसके एग्जांपल से इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस इम्पैक्ट रिस्क मैनेजमेंट। कंपनीज नीड रिसाइलेंट फाइनेंशियल प्लानिंग टू मैनेज ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स। अब जैसे अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी और आपने इंटरनेशनल लोन ले रखा है तो आप देख सकते हैं $1 की रेट पिछले 6 महीने में कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले $1.80 का था, अब आज की तारीख में देखोगे तो $1 की रेट 88। तो अगर आपने लोन ले रखा होगा यूएस से तो आप देख सकते हो वापिस रीपेमेंट में आपका कितना शॉक, मतलब आपका ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग आपका सही होना चाहिए अदरवाइज़। उसके बाद 8 पॉइंट आता है सप्लाई चेन रिस्क। सप्लाई चेन रिस्क कौन सी होती है, ग्लोबलाइज सप्लाई चेन्स आर मोर फ्रेजाइल एंड डिसरप्शंस इन वन रीजन अफेक्ट एंटायर इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें दे रखा है ईआरएम मस्ट असेस सप्लाई रिस्क एंड क्रिएट कंटिजेंसी प्लान्स। अगर आपका कोई सप्लाई चेन मतलब आगे से जहाँ से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो वहीं से अगर सरकार ने जैसे कोई पर्टिकुलर, जैसे आप चाइना से रॉ मटेरियल खरीदते हो, अब सरकार ने मतलब ट्रेड वॉर हो गया इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, तो चाइना से बैन लग गया। तो अब आपको ऐसे तैयार रहना है कि आपके पास कंटिजेंसी यानी कि अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास क्या है, अब आप कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदोगे। इस तरीके से आपको ख़रीदना है ताकि फिनिश गुड्स की
प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, अदरवाइज आपका इनडायरेक्टली प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। 9th पॉइंट है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट के एग्जांपल दे रखे नेचुरल डिजास्टर्स, पेंडेमिक, फाइनेंशियल क्राइसिस, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। इन सब के लिए आपने कोई प्लान बना रखा है या नहीं बना रखा। ERM मस्ट प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड लार्ज स्केल डिसरप्शंस। अब जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसके लिए कुछ बहुत सारी कंपनी के कोई प्लान नहीं थे, बहुत सारी कंपनियां शट डाउन हो गई और बहुत सारी कंपनियों ने प्लान बना रखे थे, वो आज भी चल रही है। ठीक है। 10th पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल रिसेशन ऑन ERM। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या आया, ग्लोबल रिसेशन, यानी कि अगर पूरी ग्लोबल लेवल पर ही अगर रिसेशन होगा यानी कि मंदी होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके ERM पर। फाइनेंशियल क्राइसिस हाईलाइट रेगुलेटरी फेलियर्स। ERM मस्ट एंटिसिपेट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड एंश्योर रेगुलेटरी ओवरसाइट। ठीक है, इतना काम करनी है 10th पॉइंट। अदरवाइज आपको पता चल गया होगा एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, आपको सिर्फ अंडरलाइन वर्ड्स दे देंगे और आपसे बोलेंगे ये किसका पार्ट है। ऐसे एग्ज़ाम में रियल में क्वेश्चन आए हुए मैं आपको आज लास्ट में दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन रिस्क। अब आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है तो उससे क्या होगा, बिजनेस के लिए नई रिस्क भी जनरेट हो गई है। ठीक है, पहला है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या आता है, AI, ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन, इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। आज की तारीख में अगर कोई भी कंपनी इसको अडेप्ट नहीं करेगी तो उसका आप देख रहे होंगे हर एक कंपनी चाहती है कि ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन हर कंपनी अडेप्ट करे। चाहे आप CA में आर्टिकलशिप में ही देख रहे होंगे कई काम ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी होते हैं। ठीक है, आखिर कंपनी इसको अडॉप्ट क्यों कर रही है, ताकि कंपनी का एक्सपेंस कम से कम होए। उसके बाद पॉइंट दे रखा है ERM मस्ट असेस हाउ न्यू टेक्नोलॉजीज अफेक्ट सिक्योरिटी, कंप्लायंस एंड बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपको बता रखा है डेटा प्राइवेसी एंड कंप्लायंस। न्यू डेटा प्रोटेक्शन लॉस रिक्वायर बिजनेस टू सेफगार्ड पर्सनल एंड कॉर्पोरेट डेटा। जो भी डेटा प्रोटेक्शन लॉस है यानी कि डेटा की प्राइवेसी रखनी है। ठीक है, कस्टमर का डेटा लीक नहीं होना चाहिए। नॉन कंप्लायंस कैन रिजल्ट इन लीगल पेनल्टीज एंड रेपुटेशनल डैमेज। आज अगर आप मान लो अमेज़ॉन से कस्टमर का डेटा लीक हो जाए तो ये बहुत बड़ा रेपुटेशन डैमेज हो जाएगा, तो सेम आप देख सकते हो, इसलिए उनको डेटा प्राइवेसी नाम की चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। थर्ड है रिमोट वर्क एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क। इसमें क्या है, वर्क फ्रॉम होम मॉडल्स इंट्रोड्यूस साइबर रिस्क, डेटा लीक्स एंड कंप्लायंस चैलेंजेस। आज कई कंपनी ऐसी है जो कोरोना में आप देख सकते हो वर्क फ्रॉम होम चला था मॉडल, तो उससे क्या हुआ, कंपनी के लिए रिस्क तो बढ़ा ही गया है, जैसे कि कहीं डेटा लीक नहीं हो जाए। ERM मस्ट स्ट्रेंथन IT सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल्स एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो उसके लिए पूरा IT सिक्योरिटी मेंटेन होना चाहिए, कंट्रोल्स कौन उसको फाइल को ओपन कर सकता है, एम्प्लॉय को ट्रेन करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में दे रखा है रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अगर आप स्ट्रेटेजिक अलायंस कर दिए दो कंपनियां तो उसमें भी रिस्क हो सकती है। मर्जर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स ब्लर द लाइंस बिटवीन वेंडर्स एंड कस्टमर्स। ERM मस्ट इवेलुएट डिपेंडेंसी रिस्क, कंपटीशन रिस्क एंड सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज़। आज अगर दो कंपनियां मिलकर कोई काम कर रही है तो हो सकता है, जैसे कि आप मारुति सुजुकी में देख सकते हो, टाटा और स्काई में देख सकते हो, दोनों कंपनी एक साथ काम कर रही है जब तक तो ठीक है, पर कल को अगर दोनों कंपनी अलग हो गई, दोनों के विचार मतलब आप मान सकते हो अलग हो गए, डिस्प्यूट हो गया, राइस हो गया, तो आप देख सकते हो मारुति और सुजुकी दोनों को पता है कि उनके ट्रेड सीक्रेट्स क्या है, कहीं वो मार्केट में आउट नहीं हो जाए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है रिसेंट चैलेंजेस एंड फ्रॉड रिस्क। अब कुछ फ्रॉड रिस्क भी बढ़ गया है, जैसे कि कॉर्पोरेट फ्रॉड केसेस आपने पढ़ा होगा सत्यम, उससे क्या हो गया, हाईलाइट वीक गवर्नेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स। तो आपको साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल्स पर भी ध्यान देना है कि आपकी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स वीक है या स्ट्रॉन्ग है। कंपनीज मस्ट एंश्योर फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म्स यूजिंग AI एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। और फ्रॉड डिटेक्शन आपकी कंपनी में कैसे होता है इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने इसको फॉलो नहीं करा तो हो सकता है आपके लॉन्ग टाइम में कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है, थर्ड टॉपिक आता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन ERM। कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से भी नए रिस्क जनरेट हुए हैं।
External influences shape the risk landscape requiring organizations to adapt to new challenges. पहला पॉइंट दे रखा है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल रिस्क. Climate change is now recognized as a systematic risk requiring climate risk assessments in ERM framework. जैसे कि आप देख रहे हो हर साल कुछ ना कुछ, अगर मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में आप देख रहे हो तो आज से 20 साल पहले के आप स्मार्टफोन्स देखना और आज के स्मार्टफोन देखना, आपको दिन रात का अंतर दिखेगा. ठीक है, तो इसलिए इसको एक सिस्टमेटिक रिस्क बोला गया है. आप देख सकते हो क्योंकि हर साल में ये रिस्क पर आपको ध्यान देना तो ज़रूरी है ही. ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट एंश्योर सस्टेनेबिलिटी बाय अडॉप्टिंग टू एनवायरमेंटल रिस्क. तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो मोबाइल इंडस्ट्री में हुआ है. आज से 20 साल पहले के फ़ोन देखोगे और आज का फ़ोन देखोगे, आपको दिन रात का अंतर दिखेगा. ठीक है, अब अगर कोई कंपनी जैसे कि नोकिया ने इस पॉइंट को फॉलो नहीं करा था तो मार्केट से आज आउट हो गई है. सेकेंड है सप्लाई चेन डिसरप्शंस. सप्लाई चेन डिसरप्शंस में क्या दे रखा है, इवेंट्स लाइक कोविड-19 एक्सपोज vulnerabilities and supply chains. COVID-19 geopolitical tensions, trade conflicts and natural disasters can disrupt operations. Companies increasingly outsource for flexibility, increasing dependency on third party suppliers. अगर आप थर्ड पार्टी पर ज़्यादा डिपेंडेंट है आपका बिजनेस, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कल को अगर कोई सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो गया, जैसे कि एप्पल कंपनी क्या करती है, एप्पल कंपनी जो भी रॉ मटेरियल है, पहले असेंबलिंग जो भी आईफोन के होते थे वो सारे चाइना में होते थे. तो आप देख सकते हो उसके बाद यूएस और चाइना के बीच में इतना ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया ड्यू टू टैरिफ. तो आप देख सकते हो उसके बाद एप्पल कंपनी को शिफ्ट करना पड़ गया अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में. ठीक है, और उनका नया पूरा जो भी असेंबली का प्रोसेस है धीरे धीरे कंपनी शिफ्ट करी चाइना से इंडिया में. ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने सही टाइम पर ये रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा उनको लॉस हो जाए. थर्ड है सोशल मीडिया एंड रेपुटेशनल रिस्क. ये एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि डैश रिस्क अराइज फ्रॉम नेगेटिव सोशल मीडिया ट्रेंड्स, मिस इन्फॉर्मेशन और कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन. तो इसमें आपके MCQ आए थे रेगुलेटरी चेंजेस, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल रिस्क. सही आंसर था रेपुटेशनल रिस्क. ठीक है, डैमेज टू रेपुटेशन कैन इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट, रिड्यूस कस्टमर ट्रस्ट एंड रिड्यूस रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट रिकवरी एफर्ट्स. ठीक है, जो अंडरलाइन कर रखे हैं उसको आप ध्यान से पढ़ना, हो सकता है उससे आपके एग्जाम में भी MCQ आ जाए. फोर्थ पॉइंट है रेगुलेटरी चेंजेस. रेगुलेटरी चेंजेस वही आपको पता है कंपनीज अगर एक कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, अब उनको हर एक कंपनी का लीगल कंप्लाइंसेस फॉलो करना पड़ेगा. डिफरेंट लीगल एनवायरनमेंट्स है requiring compliance. Legal risk arise from contractual obligations, litigation, liability concerns and regulatory non-compliance. फिफ्थ पॉइंट है पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क. इसमें बता रखा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर कोई ड्यू टू पॉलिटिकल इश्यूज है कहीं, कैन अफेक्ट ट्रेड पॉलिसीज, मार्केट एक्सेस एंड बिजनेस रेगुलेशंस. ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेज इंटरकनेक्टेड रिस्क एक्सपोजिंग कंपनीज टू अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शिफ्ट्स. वहीं आप देख सकते हो. तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है. आप देख सकते हो कोई डाउट है तो आप बता सकते हो. अब अपन करते हैं MCQ. जो अपन ने पढ़ा उसके बेसिस पर ही अपन कुछ MCQ के क्वेश्चन करते हैं. और ये ICAI मॉड्यूल के भी मैंने क्वेश्चन इसमें कवर कर रखे हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है मैंने खुद ने बनाए, जो ICAI के हिसाब से जो MCQ बने हुए हैं उसी को मैंने इधर अपने फॉर्मेट में अरेंज करें. जैसे पहला MCQ में आ सकता है द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डैश एज अ सिस्टमेटिक रिस्क इज ग्रोइंग. तो ये अपन ने देखा था द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एज अ सिस्टमेटिक रिस्क इज ग्रोइंग. आपको ऑप्शन में दे देंगे 4 ऑप्शन, या आपको जो हाईलाइट कर रखा है वो आपका सही आंसर है. सेकंड में आ सकता है डैश इज मोस्ट रिलेवेंट इन अ कमर्शियल कंटेक्स्ट विच इट पोटेंशियली इम्पेयर्स करंट और प्रस्पेक्टिव अर्निंग्स अराइजिंग फ्रॉम द नॉन डिलीवरी ऑफ अ प्रॉमिस. ये एक ICAI मॉड्यूल की लाइन है, मैंने नोट्स में कवर नहीं करा है तो मैंने आपको इधर बता दिया. इसका आंसर है रेपुटेशनल रिस्क. सिर्फ आपको सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है, ये ICAI मॉड्यूल की लाइन है. हो सकता है इससे MCQ आ जाए, अभी तक आया हुआ तो नहीं है. थर्ड पॉइंट में दे रखा है द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डैश इंक्रीजेज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बिकॉज ऑफ अ टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन रिस्टोरिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंगस्ट स्टेक होल्डर्स. वही अपन ने देखा था ना अभी रेपुटेशनल रिस्क में पॉइंट देखा था, ट्रस्ट लॉस हो जाएगा और आपका
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। ये रेपुटेशनल रिस्क में अपन ने अभी पढ़ा था। ये रहा, आप देख सकते हो, ड्यू डैमेज टू रेपुटेशन कैन इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट, रिड्यूस कस्टमर ट्रस्ट एंड रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट रिकवरी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आपको दे रखा है बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, रिटेल डिपार्टमेंट स्टोर्स एक्सेट्रा आर एट द डैश ऑफ दिस मॉनिटरिंग। तो इसका फोर फ्रंट होगा आंसर। ठीक है, ये कुछ ICAI मॉड्यूल की जो लाइन्स हैं मेरे को लगता है MCQ में आ सकती है, वो मैंने इधर प्रिपेयर कर रखी है। ठीक है, ये चार मेरे को लगा था, ये चार लाइन आपके ICAI मॉड्यूल में दे रखे हैं, उसमें क्या MCQ बन सकता है, तो इसमें मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, अदरवाइज बाकी का सब नोट्स में कवर कर रखा है। कुछ लाइन से स्पेसिफिक MCQ आ सकता है, उसको मैंने इधर कवर कर रखा है। फिफ्थ पॉइंट में दे रखा है कंपनीज, एडवाइजर्स एंड रेगुलेटर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव एन इंक्रीज फोकस ऑन डैश। अब ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, कंपनीज, एडवाइजर्स एंड रेगुलेटर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव एन इंक्रीज फोकस ऑन डैश। तो इसका आंसर है रिस्क कल्चर। इन द वीक ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइसिस बैंक्स एंड इंश्योरर्स हैव बीन working to improve their risk governance structures and by extension their risk culture. 6 पॉइंट में दे रखा है डैश कैन लीड टू चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क परसेप्शंस। तो इसका आंसर है कल्चर एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स। ये अपन ने देखा था ना, कल्चर एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स में कल्चर डिफरेंसेस अफेक्ट रिस्क परसेप्शंस। तो यहाँ आपको यहाँ दे दिया रिस्क परसेप्शंस, आपको कीवर्ड दे दिया, तो अब आपसे पूछ सकते हैं ये किस में आएगा, कौन सा बैरियर है। 7th पॉइंट में दे रखा है ग्लोबल सप्लाई चेन्स इंट्रोड्यूस रिस्क रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, ट्रेड टेंशंस एंड डिस्ट्रप्शंस दैट कैन अफेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ड्यू टू डैश। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिस्क। ये अपन ने अभी देखा था, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स किसका पार्ट है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिस्क ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन डैश हैव बीन इंक्रीज। तो इसका आंसर है पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क हैव बीन इंक्रीज्ड। ये आप देख सकते हो पॉलिटिकल, ये अपन ने देखा था पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन अफेक्ट ट्रेड पॉलिसीज, मार्केट एक्सेस एंड बिजनेस रेगुलेशंस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये इंक्रीज हो गई इंटरकनेक्टेड रिस्क ड्यू। तो ये आप पढ़ सकते हो, इससे जितना मैंने आपको बताया सिर्फ इतने 3 पेज आप पढ़ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये पेज नंबर 1 था, ये था पेज नंबर 2 और ये था पेज नंबर 3। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।